नमस्कार बच्चों, मैं ऋषा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने यहां पर स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, आवेदन शुल्क क्या होगी, कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 26/12/2024, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं अंतिम तिथि की, तो 25/1/2025, 25 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 25/1/2025 को आपको आवेदन शुल्क जमा करना उस डेट तक। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्स, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं सभी को 25 रुपए का एप्लीकेशन फी यहाँ पर देना होगा, जिसे आप एसबीआई के थ्रू जमा करा सकते हैं या फिर ई चालान बनवाकर जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक मांगी गई है। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, और छूट आपको यूपी ट्रिपल एस सी एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम 2024 का जो आपको दिया गया है, उसी में जो छूट है उसी के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th +2 पास होना चाहिए या 12th पास होने चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और हिंदी स्टेनोग्राफर आपका 80 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। नाइलाइट का ट्रिपल सी एग्जाम पास होना चाहिए आपका, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 661 पद यहाँ पे दिए गए हैं। किस कैटेगरी में कितने पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि सामान्य में 321, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में है तो 46, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में 125, एससी में आपके 155, और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनको हम जनजाति कहते हैं उसमें 14 पद यहाँ पे दिए गए हैं। आवेदन कैसे करें उसे आप देख सकते हैं। दो तरीके यहाँ पे आवेदन के दिए गए। पहला तरीका है कि आपका पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी, अगर ये डिटेल्स आपके पास हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ओटीपी के द्वारा होगा, जिसमें आपका पीईटी जो है आपका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और उसे डालने पर आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या योग्यता मांगी गई है। 10th +2 पास होना चाहिए, तो इसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी का पैट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास नाइलाइट का ट्रिपल सी एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए, यानी कि स्कैन कॉपी में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आईडी प्रूफ की, तो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ की भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फोटो, एक A4 साइज फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए स्कैन कॉपी में। उसके बाद सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, और उसको आपको ऑनलाइन करने के लिए स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स का मतलब है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसकी बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्रीव्यू जरूर चेक करें। तो प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, ताकि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे वहां पर सुधार सकते हैं। और उसके बाद उसका फाइनल सबमिशन आप कर दें, क्योंकि जब फाइनल सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट इसलिए लेना होता है क्योंकि जब भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी रहेगी कि आपने क्या क्या उस पर अपलोड किया है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यूपी ट्रिपल एस सी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम 2024 पढ़ेंगे, उसमें आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। पीएससी ने सीडीएस के लिए यहाँ पर कॉमन डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 11/12/2024, यानी कि 11 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं 31/12/2024, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना शुल्क जमा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी, सामान्य जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों में अगर आते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू आप इसे जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि करेक्शन का डेट। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं और उसमें आप गलती कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 13/4/2025, 13 अप्रैल 2025 को इसका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो कि 475 दी गई है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईएमए की अगर बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आप पास आउट होने चाहिए, स्नातक या फिर उसमें एस्पायरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईएनए की। आईएनए के यहाँ पर 32 पद दिए गए हैं। इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002, 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग पास आउट होने चाहिए या फिर आप उसमें अपीयरिंग होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 32 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अगर एज क्राइटेरिया देखते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन जो आपको दिया गया है 4/2025 CDS 1 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो भी छूट दी जाएगी वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पर, या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ओटीए की बात करते हैं तो ओटीए में 275 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी अलग से हैं जो फीमेल के लिए दी गई हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बैचलर आपके पास आउट होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब भी कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए, किस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक फोटो होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसे आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, वो बेसिक डिटेल्स आपको
फिल करनी होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चेक प्रीव्यू। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय आप उसका चेक करिए कि प्रीव्यू में आप देखिए उसे कि कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की है तो आप उसे वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं करते या फिर अलग से आपको डेट दी जाती है उसके लिए। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 का दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका जब प्रीव्यू चेक हो जाएगा तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं जो आपने उसमें फिल किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूपीएससी की, और वहां से एडवर्टाइज नंबर 4 2025 CDS 1 का जो है उसे पढ़ेंगे और वहां से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट और क्लर्क की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं आप 17/12/2024 है, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 7/1/2025 है, यानी कि 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 7/1/2025 लास्ट डेट दिया गया है। 7 जनवरी 2025 तक आपको आवेदन शुल्क जमा करना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिसे हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति बोलते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो आपको इस भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन चार्ज आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप उसका ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। एग्जाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। जो पहला एग्जाम है जिसे हम प्री बोलते हैं वो फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो सेकंड जो एग्जाम है जिसे हम मेन एग्जाम बोलते हैं, तो मेन एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल मंथ में कराया जाएगा। आयु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आयु 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को कैलकुलेट की जाएगी, जो कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको छूट दी जाएगी। छूट कितनी मिलेगी, तो SBI JA जूनियर एसोसिएट क्लर्क का जो नियम है उसके अनुसार आपको इसकी आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 13,735 दी गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया है। स्टेट वाइज अलग अलग कितनी वैकेंसीज है हम सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। तो सामान्य जाति में यहाँ पर 5,870 वैकेंसी है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस में EWS के अंतर्गत आते हैं तो 1,361 वैकेंसी उनके लिए रखी गई है जो EWS के कैंडिडेट्स है। अगर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं तो 3,001 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट SC के अंतर्गत आते हैं तो 2,118 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के अंतर्गत आते हैं तो 1,385 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पर हमने उन स्टेट्स को दिखाया है जहाँ पर वैकेंसीज 500 से ज्यादा हैं। स्टेट्स में हर में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 1,894 वैकेंसी दी गई है।
अलग अलग कैटेगरी में कितनी है आप इसका नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1317 वैकेंसी दी गई है। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में 1254 वैकेंसी हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1163 वैकेंसी महाराष्ट्र के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो 1073 वैकेंसी है और झारखंड में 676 वैकेंसी है। ये वो सभी राज्य हैं जहां पर 500 से ज्यादा वैकेंसी दी गई है। अगर हम बात करते हैं योग्यता की तो ये आपकी स्नातक होनी चाहिए, या तो स्नातक आप पास आउट होने चाहिए या फिर स्नातक अपियरिंग होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं वो आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं, जैसे आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं जो कि बेसिक डिटेल्स के अंतर्गत आती है। फोटो आपके पास होना चाहिए, A4 साइज फोटोग्राफ्स, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से एक बेनिफिट होता है कि आपने क्या उसमें फिल किया है वो सारा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ करेक्ट है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब इसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसका फिर आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट इसलिए लेना अनिवार्य होता है क्योंकि आपने उस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारा कुछ आपके सामने होता है। जब इस भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो वो सारा कुछ आपके पास होगा। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2024-2025 का 24 नंबर का नोटिफिकेशन है, इसे पढ़ें और आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने TGT के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कितना आवेदन शुल्क आपका लगेगा, सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल कितने पद है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जो RPSC के थ्रू TGT का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 26/12/2024, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, आप उन्हें फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 24/1/2025 है। 24 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 24/1/2025 तक आपको जमा करना है। आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, तो किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पर आवेदन शुल्क है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल और अदर्स स्टेट से। अगर आप जनरल यानी कि UR सामान्य जाति के कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप राजस्थान से अलग किसी स्टेट में रहते हैं और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप OBC, BC, SC या ST, अदर बैकवर्ड कास्ट या BC में आते हैं, या शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजाति अभी कहते हैं, अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं लेकिन आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, तो इसके लिए 400 रुपये आपका चार्ज लगेगा। करेक्शन चार्ज की अगर बात करते हैं तो 500 रुपये दिया गया है। करेक्शन चार्ज जब लगता है जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं
और उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं बाद में, तो उसके लिए करेक्शन के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको करेक्शन करना होता है और उसके लिए आपको करेक्शन चार्ज देना होता है, जो कि यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फी है वो आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी को आप ई मित्रा पोर्टल पर कैश भी जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु जो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो 1 जनवरी 2026 को चेक किया जाएगा, और उस दिन आपकी आयु कितनी होनी चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है। यानी कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको आयु में छूट दी जाएगी आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार जो भी आपकी एससी एसटी या ओबीसी की छूट होती है वो आपको मिल जाएगी। कुल पदों की अगर बात करती है तो 2129 पद हैं, जो कि आप किसी भी स्टेट में इंडिया में रहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने होंगे सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। आपका टीएसपी एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा जनजातियां होती हैं उनको हम टीएसपी एरिया कहते हैं, 402 पद दिए गए हैं। और नॉन टीएसपी जहां पर 1727 कैंडिडेट्स हैं जिनकी ओपनिंग्स यहाँ पे निकाली गई है। तो नॉन टीएसपी एरियाज वहां पर होता है जहां पर जनजातियां कम होती हैं, और जहां पर जनजातियां ज्यादा होती हैं उसे राजस्थान में टीएसपी के नाम से जाना जाता है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ जिसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं, और उसमें बीएड और बीएलएड होना चाहिए। यानी कि आपके पास या तो बीएड की बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके साथ स्नातक होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो हिंदी की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 273 वैकेंसी हैं और टीएसपी एरिया में 15 वैकेंसी दी गई हैं। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन टीएसपी में 242 और टीएसपी एरिया में 85 वैकेंसी दी गई है। इसी तरीके से मैथ्स की यहाँ पर नॉन टीएसपी में 539 हैं और टीएसपी में 155। यानी कि जो मैथमेटिक्स की यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो सबसे ज्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 261 और टीएसपी एरिया में 89 वैकेंसी दी गई है। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 70 और टीएसपी में यहाँ पर 18 वैकेंसी हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 276 और टीएसपी में 33 वैकेंसी है। संस्कृत में भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं पंजाबी की। पंजाबी की यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 64 और टीएसपी की बात करते हैं तो कोई भी वैकेंसी यहाँ पर पंजाबी की नहीं दी गई है। तो जिससे लगता है कि पंजाबी नॉन टीएसपी एरियाज में ज्यादा रहते हैं और टीएसपी एरियाज में कम होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसकी 0 रखी गई है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में 2 वैकेंसी हैं और टीएसपी एरिया में 7 वैकेंसी हैं। यानी कि जो उर्दू है टीएसपी एरिया में उसके ज्यादा लोग रहते हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टीएसपी एरिया में 7 वैकेंसी दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। क्या क्या अपलोड करना होता है, उनकी सबकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपके जैसे यहाँ पर स्नातक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या बीएड और बीएलएड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। एक फोटो होना चाहिए A4 साइज जिसको आपको स्कैन कॉपी में रखना है, और एक पेज पर सिग्नेचर करना है आपको और उसका भी स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, क्योंकि जब बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद
प्रीव्यू चेक करना। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप उसका फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। उस प्रीव्यू में आपको ये चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं हुई आपसे। अगर कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। जब आप लोग को प्रीव्यू में लगता है कि आपने सारी एंट्रीज अपने अकॉर्डिंग सही भरी हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि आपके पास प्रूफ रहे। जैसे जैसे इस भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो इसलिए फाइनल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आरपीएससी की टीजीटी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 है उसे पढ़ें। उस पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यूपीएससी ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए नेवल एकेडमी के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाले हैं जिसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन का लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि इसकी 11/12/2024 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है जिसे हम आवेदन शुल्क या फिर एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको उसे जमा कराना होगा। अब कितना जमा कराना होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर महिला कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी में आप महिला हैं तो उसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो आप कैसे जमा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग के थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप करा सकते हैं और ई चालान कैश के द्वारा बना सकते हैं आप, तो ई चालान से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो फिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें करेक्शन का डेट दिया हुआ है। करेक्शन तब किया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपको एक चांस दिया जाता है जिसका यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का डेट दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन में जो गलती हुई है उसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम होगा 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को फर्स्ट एग्जाम इसका है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करते हैं तो आपका जन्म 2/7/2006 यानी कि 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2009 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में वहां पे छूट दी जाती है। आयु में छूट कितनी मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है कि छूट एनडीए एग्जाम 2025 के अनुसार दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें आपको आयु में छूट कितना है वो सारा कुछ दिखाया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 406 पद हैं जो कि ऑल इंडिया के लिए होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एनडीए के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मी के 208 पद दिए गए हैं जिसके लिए 10th +2 होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर नेवी की बात करते हैं तो 42 वैकेंसी दी गई हैं। इसके लिए भी आपके पास 10th +2 पास होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 120 वैकेंसी है जिसमें 10th +2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ होना चाहिए या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। अगर आप नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी दी गई है। इसमें भी आपके पास
10th+2 अपियरिंग होना चाहिए या फिर 10th+2 पास आउट आपका होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो उस भर्ती के लिए आपकी योग्यता दर्शाते हैं। जैसे इसमें 10th+2 या तो अपियरिंग आपका होना चाहिए या फिर पास आउट होना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST या OBC जिसमें भी आप आते हैं। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं आपका वो सर्टिफिकेट भी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एलिजिबिलिटी। ID प्रूफ, इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका आप स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका जैसे नेम पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी आएगी, एड्रेस क्या है आपका वो सब कुछ आता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप पहले फिल करते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तब आप उसको आगे सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, चेक प्रीव्यू, जो आपको प्रीव्यू चेक करना है। जब भी फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाती है और आप उसका सुधार कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं फाइनल सबमिशन। तो जब भी आपका प्रीव्यू चेक हो जाए उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपने उसमें क्या क्या एंट्रीज करी हैं वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहता है, और जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनडीए के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 निकाला गया है एनडीए फर्स्ट के लिए, उस पर जाकर आप सारा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगेगा या फिर क्या आपको और डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो सब कुछ वहां पर पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नावल एकेडमी के थ्रू इंडिया के लिए वर्क करना चाहते हैं। धन्यवाद।